हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार इस प्रोग्राम के अंतर्गत आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत में यूरोपियों के आगमन का दूसरा पार्ट खत्म कर लिया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पुर्तगाल को छोड़कर बाकी अन्य जो यूरोपीय देश यहाँ पर व्यापार करने आए थे उनको परास्त करके भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर पूरे भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार किया। उसके बाद फिर क्या था कि अंग्रेजों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे व्यापार तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर अब अपना शासन भी स्थापित किया जाए। ठीक है। और इसी क्रम में उन लोगों ने सबसे पहले बंगाल को चुना। ठीक है। अब बंगाल को भी चुनने का एक कारण था। उस समय जो बंगाल था वो सर्वाधिक संपन्न और व्यापारिक रूप से समृद्ध राज्य था। ठीक है। और उस समय के बंगाल में क्या था, बहुत सारे संसाधन मौजूद थे और जो व्यापारिक गतिविधियां थीं वो उस लिहाज से बंगाल काफ़ी समृद्ध था। ठीक है। इसीलिए सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी जो रुचि है वो बंगाल में ली। और उस समय के बंगाल में आप देखेंगे तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आता था। यानी कि ये आज के पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ा था। उस समय पर देखें तो इसमें बांग्लादेश भी शामिल था, पश्चिम बंगाल जो आज का राज्य है वो भी शामिल था, बिहार भी शामिल था और उड़ीसा का भी क्षेत्र इसमें शामिल था। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। बाद बाकी उस समय पर आप देखेंगे तो हुगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिससे कि बहुत सारा आयात निर्यात किया जाता था। ठीक है। बाद बाकी यूरोप वासियों को सर्वोत्तम जो सोरा था, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, और जो अफीम होती थी वो भी कहाँ से, बिहार से प्राप्त होती थी। ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रुचि क्यों ली, तो इसका कारण यही है कि बंगाल बहुत ज़्यादा उस समय समृद्ध था। ठीक है। और अगर बंगाल के क्षेत्र की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश इसमें आता था, पश्चिम बंगाल आता था, बिहार आता था और उड़ीसा आता था। साथ में जो यहाँ पर हुगली था वो तत्कालीन समय का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बाद बाकी ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होती थी, तो ये होती थी बिहार से। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, मुगल सम्राट जो फरुखसियर था, जिसे कि घृणित कायर भी कहते हैं, मुगल सम्राट, ये उत्तर मुगल कालीन सम्राट था। ठीक है। क्या नाम था इसका, फरुखसियर। और इसको घृणित कायर की भी संज्ञा दी गई है। तो इसने क्या किया, इसने 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार या फिर गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। उसके बाद मुर्शीद कुली खां ने क्या किया कि बंगाल की जो राजधानी उस समय ढाका थी वहां से हटाकर उसको मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया। और बाद बाकी इसने क्या किया कि भूराजस्व सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। तो ये काम किए थे बंगाल में मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है। उसके बाद देखो, मुर्शीद कुली खां इसने बहुत अच्छा काम किया, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां। तो इनका क्रम मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो बंगाल के नवाब या फिर गवर्नर के संदर्भ में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि इनको क्रम से लगाइए, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां और फिर अलीवर्दी खां। तो इन सबके काल में क्या हुआ, बंगाल बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था। बाद बाकी अलीवर्दी खां जो ये है, इसने एक कथन कहा था, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अंग्रेजों से थोड़ा सा डरता था, अंग्रेजों की मंशा को समझता था। तो इसने कथन कहा था कि यदि
उन्हें यानी कि अंग्रेजों को ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यानी कि इसने अंग्रेजों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी, और कहा था कि यदि उन्हें मतलब अंग्रेजों को ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये बात कही थी अंग्रेजों के संदर्भ में अली वर्दी खां ने, क्योंकि इसका मानना था कि अंग्रेजों को ज़्यादा ना छेड़ा जाए तो कुछ व्यापारिक लाभ अंग्रेजों से हमको भी प्राप्त होगा, और अगर हम उनके अगेंस्ट यानी कि उनके विरुद्ध जाएंगे तो वो युद्ध में हमें हरा के मार डालेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। ठीक है, उसके बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो किया था मुर्शिदाबाद में। अब देखो किसने बंगाल में भू राजस्व सुधार हेतु इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया? तो आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। बाद बाकी मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां और अली वर्दी खां, इनका क्रम आप याद रखेंगे। बाद बाकी अली वर्दी खां के संदर्भ में ये कथन याद रखेंगे कि इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेंगी। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ कि जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर था उसने एक शाही फरमान जारी किया। ठीक है, और उसे कहते थे दस्तक। ठीक है, और इस दस्तक का क्या रोल था इसको समझिए थोड़ा, कि इस फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में कहीं भी व्यापार करने का विशेषाधिकार मिल गया। ठीक है, तो मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर था उसने 1717 में व्यापार के संदर्भ में एक फरमान जारी किया, और उस फरमान का नाम क्या था? दस्तक। तो उसमें ये कहा गया कि आप हमें 3000 रुपये वार्षिक कर दीजिए यानी कि टैक्स दीजिए, और उसके बदले में आप पूरे बंगाल में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फर्रुखसियर द्वारा जो ये दस्तक जारी किया गया था इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दस्तक को कहा जाता है। दस्तक मतलब फर्रुखसियर द्वारा व्यापार के संदर्भ में जारी एक शाही फरमान, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा है? तो वो कहा है ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने। ठीक है, तो ये इनका नाम याद रखना। बाद बाकी देखो कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर से जो विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का जो मुखिया था वो था जॉन सुरमन। यानी कि जो ये शाही फरमान जो फर्रुखसियर ने जारी किया था तो इसे जो लेने पहुंचा था यानी कि विशेष व्यापारिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए जो शिष्टमंडल फर्रुखसियर से मिला था उसका मुखिया कौन था? जॉन सुरमन था। इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजी जो व्यापारी थे उन्होंने इस फरमान यानी कि इस दस्तक का गलत फायदा उठाना प्रारंभ किया। और गलत फायदा क्या था? क्योंकि ये जो दस्तक था ये दिया गया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये दस्तक एक कंपनी को जारी किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इसका प्रयोग व्यक्तिगत व्यापार के लिए करना चालू कर दिया। अब देखो कंपनी व्यापार करे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंपनी के जो और भी लोग थे वो निजी व्यापार करने लगे इसके माध्यम से, यानी कि वो भी कोई शुल्क नहीं देते थे। तो इससे क्या हुआ? इससे बंगाल के नवाब को राजस्व मतलब रुपए पैसे की बहुत ज्यादा हानि होने लगी। ठीक है, और यही दस्तक फिर आगे चलकर बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में विवाद की प्रमुख जड़ बन गया। उसके बाद आप देखोगे सारी भूमिका स्टार्ट होती है। तो फिर बंगाल का जो नवाब 1765 में बनता है वो बनता है कौन? सिराजुद्दौला।
इसको ही शॉर्ट में सिराज कहते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, सिराजुद्दौला और सिराज ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो क्या होता है, 1756 में जो अलीवर्दी खां होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर नवाब बनता है सिराजुद्दौला। और जो सिराजुद्दौला होता है वो अपना सेनापति किसे नियुक्त करता है, मीर मदान को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सिराजुद्दौला जब शासक बना था यानी कि नवाब बना था बंगाल का, तो उसने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किया था मीर मदान को। ठीक है, बाद बाकी सारी चीजें आपने देखी कि कैसे अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। अब देखो फिर क्या हुआ कि भाई बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि तो हो ही रही थी, और क्या था कि अंग्रेजों की प्रसारवादी जो नीतियां थी, यानी कि अंग्रेज बड़ी तेजी से बंगाल में अपना प्रसार कर रहे थे। तो ये सारी चीजें बंगाल का जो नवाब था उस समय सिराजुद्दौला, वो उसको पसंद नहीं कर रहा था। और इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इधर अच्छा अंग्रेजों ने एक काम और किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के कुछ करीबी लोगों को जो शासन में उसका साथ दे रहे थे उनको अपने पास बुलाया और उनसे बोला कि हम आपको शासन की बागडोर देंगे। और उनमें से ही एक था कौन, मीर जाफर। ठीक है, और इसको बोला कि हम तुम्हें शासक बना देंगे, तुम मतलब तुम सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में मेरे साथ शामिल हो जाओ। तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के दरबार में बहुत से लोग थे, कौन कौन, शौकत जंग जो उसका चचेरा भाई था, एक थी घसीटी बेगम, एक थे मीर जाफर, और बहुत से अन्य दरबारी अंग्रेजों से जाके मिल गए। और अंग्रेजों ने क्या लालच दिया था मीर जाफर को कि तुम्हें हम बंगाल का नवाब घोषित करेंगे, तुम मेरी साइड में आ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद देखो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच मतभेद तो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। तो इसी दौरान सिराजुद्दौला ने एक काम किया। ठीक है, इसी बढ़ते तनाव में सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित किला था उस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण इतना हैवी किया कि अंग्रेजों को यहाँ से भागने के लिए विवश होना पड़ा। और फिर अंग्रेजों ने एक उड़ीसा में द्वीप है, ठीक है, फुल्टा द्वीप, वहां पर जाकर शरण ली। ठीक है, तो ये काम हुआ। तो आप लोग यहाँ पर क्या क्या याद रखिए कि षड्यंत्रकारी कौन कौन था, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिए। और एक ये कथन है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके वहां से अंग्रेजों को भगा दिया और उन लोगों ने उड़ीसा के फुल्टा द्वीप पर शरण ली। ठीक है, इसी फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई और बहुत ही ऐसी त्रासदी थी। आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, इसको कहा जाता है काल कोठरी त्रासदी, या फिर आपको बहुत बार कुछ ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये कब हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है 20 और 21 जून 1756 में। इसी टाइम पे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था। तो इसी आक्रमण में एक घटना हुई। घटना क्या थी कि सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, ठीक है, तो उसी दौरान लगभग 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया, जिसमें कि हवा आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। जब भाई एक छोटे से कमरे में 146 लोग भर दिए जाएंगे ठूस ठूस के, तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं आएगी। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 146 में से बहुत से लोगों की जगह अगर मैं कहूँ अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इस घटना की जानकारी किसने दी थी, इस घटना की जानकारी दी थी हॉलवेल ने, जो कि इस घटना के बाद इन 146 लोगों में से जिंदा बचा था। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों को ये कदम जो था सिराजुद्दौला को वो रास नहीं आया और उन लोगों ने क्या किया कि मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया कि आप आओ और कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए यहाँ पर मेरी मदद करो।
तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान बुलाया या फिर भेजा। ठीक है, उसके बाद देखो क्लाइव जो था उसने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और सिराजुद्दौला ने जो वहाँ पर अपना कदम जमा लिया था उसको हटा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला था वो थोड़ा सा भयभीत हो गया। तो इसी भयभीत होने के चक्कर में उसने क्या काम किया कि उसने अंग्रेजों से यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि कर ली। और अली नगर की संधि में क्या था, क्योंकि ये सब मामला किसके लिए हो रहा था, ये सब मामला था दस्तक के दुरुपयोग के लिए। तो अली नगर की संधि में यही बात तय की गई कि अंग्रेज अब दस्तक का मनमानी ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो सिराजुद्दौला है वो कुछ नहीं कहेगा, चाहे कोई व्यक्तिगत व्यापार करे, चाहे कंपनी व्यापार करे, चाहे बंगाल में वो इसके तहत कुछ भी करे। अब नवाब यानी कि जो सिराजुद्दौला था वो दस्तक के संदर्भ में अंग्रेजों से कुछ नहीं कह पाएगा। तो अब देखो इसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के मन में टीस तो थी ही कि भाई दस्तक हाथ से निकल गया, अब ये कहीं भी कुछ भी अपनी व्यापारिक गतिविधियां कर सकते हैं, कोई भी अंग्रेज अपना निजी व्यापार कहीं भी कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा था कि सिराजुद्दौला को लगातार राजस्व की हानि तो हो ही रही थी, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक टीस थी। और यही दस्तक जो था वो प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण बना, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सिराजुद्दौला अंग्रेजों की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करता था। और अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध किया था वो इसी कारण किया था कि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस संधि का उल्लंघन सिराजुद्दौला के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले काल कोठरी त्रासदी कब हुई थी, 20-21 जून 1756 को। किसने इस घटना की जानकारी दी, तो हॉलवेल ने दी। ठीक है, कितने व्यक्ति थे, लगभग 146। और कहाँ पर ये हुई थी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले में। ठीक है, उसके बाद देखो कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ किसे भेजा था, तो मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को भेजा था। अली नगर की संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 9 फरवरी 1757 को। इसके बाद यहाँ से इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों को अलीनगर की संधि के तहत जब दस्तक के संदर्भ में संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए थे, फिर भी सिराजुद्दौला उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों को छेड़ देता था। इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन है, और इसीलिए उन लोगों ने फिर सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध की ठानी। अब देखो दस्तक का दुरुपयोग, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों को बढ़ावा, फोर्ट विलियम की किलेबंदी को मजबूत करना आदि, ये सारी चीज़ें सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, और उसने भी युद्ध की रणनीति तैयार कर दी अंग्रेजों के विरुद्ध। अब देखो जो प्लासी का युद्ध था वो कहाँ हुआ था, प्लासी में। प्लासी कहाँ पर है, भागीरथी नदी के तट पर, नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो प्लासी है वो कहाँ पर स्थित है, तो पूरी जो उसकी अवस्थिति है वो मैंने आपको बता दी है। भागीरथी नदी के तट पर, नदिया जिला है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और ये जो प्लासी का युद्ध था ये कब हुआ, 23 जून 1757 को। डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से था कौन, लॉर्ड क्लाइव। अब बढ़ते हैं आगे। रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग पूरी तरीके से याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अब यहाँ पर देखो आगे क्या हुआ इस युद्ध में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से षड्यंत्रकारी थे जो कि अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे। अब देखो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ
कि मीर जाफर एक षड्यंत्रकारी, यार लतीफ षड्यंत्रकारी, राय दुर्लभ षड्यंत्रकारी। तो ये सब बस दिखावे के लिए सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में खड़े रहे और ये सब तमाशा देखते रहे और अंग्रेजों ने मीर मदान को मार डाला, ठीक है, मोहन लाल को मार डाला और ये सब खड़े हुए तमाशा देखते रहे। इसके बाद सिराजुद्दौला को समझ में आ गया कि ये युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है, ये एक छद्म युद्ध है जिसमें कि मेरी तरफ के लोग तो लड़ ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या किया, फिर सिराजुद्दौला ने उस युद्ध से भागकर मुर्शिदाबाद में शरण ली और वहां पर अंग्रेजों द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्लासी का युद्ध था वो एक छद्म युद्ध था या फिर उसे षड्यंत्र की संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध अंग्रेजों ने अपनी ताकत या फिर अपनी सेना के शौर्य से नहीं जीता था बल्कि षड्यंत्रकारियों की सहायता से जीता था। और इसमें षड्यंत्रकारी कौन थे, मीर जाफर जिसे कि बंगाल के नवाब बनाने का प्रलोभन दिया गया था, और यार लतीफ और राय दुर्लभ जैसे षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को छद्म युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो वहाँ पर विकल्प में आपको बक्सर का युद्ध मिलेगा, बंडीवास का युद्ध दे देगा, बेदरा का युद्ध दे देगा, प्लासी का युद्ध दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो छद्म युद्ध है वो है प्लासी का युद्ध। ठीक है, बाद बाकी इसकी डेट को बहुत अच्छी तरीके से और प्लासी की अवस्थिति को और रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग याद रखना। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज प्लासी का युद्ध जो कि एक छद्म युद्ध था जीतने के बाद किंग मेकर की भूमिका में आ गए और उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। और कब किया, 30 जून 1757 को। और मीर जाफर का जो बंगाल का नवाब बनाया जाना था वो तो पहले से ही तय था, क्योंकि इसी शर्त पर मीर जाफर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। अब देखो, मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया तो मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया और साथ में ही एक पश्चिम बंगाल का जिला है 24 परगना, उसकी जमींदारी भी अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों का लालच लगातार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उसे ना तो अंग्रेजों को ना तो मीर जाफर से मतलब था ना किसी से भी मतलब था। वो बस यहाँ से जितने भी संसाधन थे उन्हें किसी भी तरीके से लूट घसूट करना वो अपना चाहते थे। तो क्या हुआ कि ये बात मीर जाफर भी समझने लगा था। तो मीर जाफर जब अंग्रेजों के लालच और सत्ता में बढ़ते हस्तक्षेप को वहन नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, उसने बंगाल के नवाब का पद त्याग दिया और बंगाल की नवाबी किसे दे दी, मीर कासिम को, जो कि उसका दामाद था। तो अब कौन बन गया बंगाल का नवाब, देखो मीर कासिम। एक तो आप लोग क्रम लगातार याद रखना, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और फिर मीर कासिम। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं, एक तो ये कि मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की और 24 परगना जिले की जमींदारी थी। बाद बाकी अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और लालच को जब वो वहन नहीं कर पाया तो उसने किसके पक्ष में बंगाल के नवाब का पद त्याग किया, अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में। ठीक है, और कब किया था, 1960 में। डेट आप लोग याद रखना। और 1757 यानी कि 30 जून 1757 को नवाब बना था और 1960 को उसने ये पद त्याग दिया। उसके बाद बनता है मीर कासिम बंगाल का नया नवाब। अच्छा, मीर कासिम जो था वो एक योग्य शासक था और वो अंग्रेजों की मंशाओं को, अंग्रेजों की जो लालच था, अंग्रेजों की जो बुरी नज़र थी, वो इनसे भली भांति परिचित था। तो उसने क्या किया मीर कासिम ने कि कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि अंग्रेजों को रास नहीं आए। अब वो क्या कदम थे, सबसे पहले तो मीर कासिम ने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी राजधानी को
स्थानांतरित किया। उसके बाद उसे पता था कि आगे चल के कहीं ना कहीं अंग्रेज हमको टच करेंगे और युद्ध की नौबत आ सकती है, इसीलिए मीर कासिम ने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया ताकि यूरोपीय सेना से उसके सैनिक बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकें। बाद बाकी मुंगेर में उसने क्या किया, तोपों और तोड़ेदार बंदूकों की स्थापना की। ठीक है, यानी कि उसने अपनी जो सैन्य संसाधन है उसको मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। और एक उसने ऐसा काम किया जो अंग्रेजों को पूरी तरीके से रास नहीं आया, वो था कि मीर कासिम ने दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए बंगाल में आंतरिक व्यापार से सभी शुल्कों की समाप्ति कर दी। यानी कि अब दस्तक बिल्कुल कैसा हो गया, ये बिल्कुल निरर्थक हो गया, इसका कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये सबके लिए उसने फ्री कर दिया। यानी कि अब बंगाल में कोई भी व्यापार कर सकता है, किसी को भी कोई भी शुल्क या फिर उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये कदम बिल्कुल रास नहीं आया। ठीक है, और बाद बाकी अंग्रेज इस चीज को भी देख रहे थे कि भाई सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तोपों और तोड़ेदार बंदूकों की स्थापना की जा रही है, उसकी अंग्रेजों की आज्ञा के बगैर मुर्शिदाबाद से मुंगेर में राजधानी भी स्थानांतरित कर दी और दस्तक को पूरी तरीके से निरर्थक साबित कर दिया। तो ये सारे जो कदम थे ये अंग्रेजों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे थे। ठीक है, पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूं। देखो, ये जितने भी काम यहाँ पर मीर कासिम के द्वारा किए गए हैं इन सब से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया था, मुंगेर में। किसने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, मीर कासिम ने। किसने मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों की स्थापना करवाई, मीर कासिम ने। किसने दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए बंगाल में सभी आंतरिक शुल्कों की समाप्ति कर दी, तो वो मीर कासिम ने। इन चारों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या, अंग्रेजों को जो ये मीर कासिम के काम थे ये पूरी तरीके से रास नहीं आए और उन लोगों ने क्या किया कि बंगाल की नवाब की गद्दी से मीर कासिम को हटाकर 1763 में फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ये चीज़ मीर कासिम को बहुत खराब लगी और वो फिर इस जुगाड़ में लग गया कि किसी भी तरीके से मुझे फिर से बंगाल का शासक बनना है। तो यानी कि यहाँ से बक्सर युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। इसके बाद देखो क्या किया कि जो मीर कासिम था वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ अकेले लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। इसीलिए उसने क्या किया कि बंगाल की सत्ता को पुनः हासिल करने के लिए उसने एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। और इसमें किसे किसे शामिल किया, इसमें उसने शामिल किया जो तत्कालीन मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय और जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक है, तो ये एक सैन्य गठबंधन बना जिसमें कौन कौन था, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, इसके बाद बक्सर युद्ध होता है और कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है और ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला, ठीक है, ये अवध के नवाब थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बहुत बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मीर कासिम की सेना की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था, तो अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बाद बाकी इस युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था वो कौन था, हेक्टर मुनरो। इसका नाम बहुत बार पूछा गया है तो याद कर लीजिए कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। जबकि जो मीर कासिम की सेना का सेनापति था वो था कौन, गुरगीन खां। इसका नाम भी याद रखिए, गुरगीन खां। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो मीर कासिम था
अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। इनकी एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेज़ों के साथ बक्सर के युद्ध में लड़ रही थी। अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा सक्षम थी और उन लोगों ने इस युद्ध में बिना किसी षड्यंत्र के तीनों शासकों को पराजित कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेज भारत में एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। अखिल भारतीय शक्ति के रूप में इसीलिए स्थापित हो गए क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की तीन बड़ी शक्तियों, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट को हराया था। इसीलिए वो अब अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। उसके बाद देखो, बक्सर युद्ध के समय ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का नवाब कौन था। तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ये लोग तो आपको मतलब ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखो 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अंग्रेज मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना देते हैं और फिर खुली लूटपाट का अंजाम वो बंगाल में देते हैं। इस दौरान देखो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, दो संधियां भी हुई थी। इलाहाबाद की संधि थी और दो संधियां मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये संधि दो चरणों में हुई थी और कब कब हुई थी तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध के बाद एक तो मुगल सम्राट के साथ संधि की और दूसरी संधि की अवध के नवाब के साथ में। ठीक है, तो क्या थी इलाहाबाद की प्रथम संधि? सबसे पहले तो ये डेट आप लोग पूरी तरीके से याद कर लो, 12 अगस्त 1965। ठीक है, तो ये संधि हुई थी अंग्रेजों और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर इसको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया और उन लोगों ने इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, और जब दीवानी प्राप्त कर ली तो अंग्रेजों ने अपने अनुसार बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में दुर्लभ राय की नियुक्ति कर दी दीवान के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि अंग्रेजों ने बंगाल में इस इलाहाबाद की संधि के बाद किसे दीवान नियुक्त किया था। तो मोहम्मद रजा खां को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। अब देखो मैं रिपीट कर देता हूं इसको। इलाहाबाद की संधि हो रही है 12 अगस्त 1965 को। पहली संधि है ये इलाहाबाद की बक्सर के युद्ध के बाद और ये किसके मध्य है? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। बाद बाकी ये जो फिगर है 26 लाख रुपए, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन किसी वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंग्रेजों ने कितने रुपए वार्षिक पेंशन देकर इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया था। तो 26 लाख रुपए वार्षिक, ये फैक्ट आप लोग याद रखना। अब देखो इसी के 4 दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1965 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई और ये संधि की गई अवध के नवाब के साथ में। तो सबसे पहले तो अंग्रेजों ने कहा कि जो आपने बक्सर का युद्ध लड़ा है उसके हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए मुझे दीजिए और अंग्रेजों ने इस बात की गारंटी दे दी कि अगर अवध पर कोई भी हमला होता है तो अंग्रेजी सेना आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन सेना का जो खर्चा है वो आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि डुप्ले वाली नीतियां अब यहाँ पर देखने को मिलने लगी हैं कि अपने दुश्मन से ही जो भारत के नवाब थे यानी कि जो अवध के नवाब थे वो सुरक्षा लेने लगे। तो ये दोनों संधियां थी, इनकी डेट याद रखिए। बाद बाकी ये जरूर ध्यान रखना कि प्रथम संधि किनके बीच में और द्वितीय संधि किनके बीच में। यहाँ पर 26 लाख रुपए का आंकड़ा याद रखना, यहाँ पर 50 लाख रुपए का आंकड़ा याद रखना। बाद बाकी क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने अवध के नवाब को इस बात की गारंटी दी कि अगर कोई भी बाहरी हमला होता है तो जो कंपनी की सेना है यानी कि जो अंग्रेजी सेना है वो आपकी सहायता करेगी, लेकिन सेना का जो खर्च है वो आपको ही देना पड़ेगा। तो ये सारी संधियां और इन संधियों में जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
बाद बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरीके का कि अंग्रेज खासी जनजाति के संपर्क में कैसे आए। तो इसको मैं थोड़ा बता दूं कि बंगाल की दीवानी जब उन लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने प्राप्त की तो 1765 में अंग्रेज आए थे सिलहट, ठीक है, ये असम में एक जगह है। वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेज थे उन लोगों ने किसका, चूना पत्थर का व्यापार करना प्रारंभ किया था। और इसी समय पर अंग्रेज खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बाद बाकी आपने मेरे साथ कंप्लीट भूगोल तो पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो खासी जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, ठीक है। इसके बाद देखो बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की 2 संधियां हो गई और उसके बाद अंग्रेजों ने एक काम और किया कि उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। अब ये क्या था द्वैध शासन, इसको समझने से पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इसको किसने स्टार्ट किया था। तो बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद यानी कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। सबसे पहले तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल में किसने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, तो वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। और कब, 1765 में। अब देखो ये द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो इसमें क्या किया गया कि अंग्रेजों ने जो राजस्व वसूलने के यानी कि जो दीवानी अधिकार थे और जो पुलिस और न्यायिक कार्य यानी कि जो निजामत वाले अधिकार थे वो अपने हाथों में ले लिए। अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो पैसा रुपया है वो सब हमें दीजिए और जो पुलिस और जो न्यायिक कार्य है वो सब हमें दीजिए। और क्या किया कि जो बंगाल का नवाब उस समय पर था नजमुद्दौला, उसको क्या दे दिया कि तुम राज्य की शांति व्यवस्था संभालो और प्रशासनिक व्यवस्था देखो। तो अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि अंग्रेजों ने रुपया पैसा ले लिया, पुलिस ले ली, न्यायिक जो कार्य प्रणाली वहाँ की थी वो सब अपने हाथों में ले ली। अब आप खुद समझिए, रुपए पैसे अंग्रेज ने ले लिए, पुलिस भी अंग्रेजों ने ले ली, वहाँ का जो न्यायिक मतलब न्याय कौन करेगा वो अंग्रेजों ने ले लिया। तो अब राजा यानी कि नवाब का मतलब कुछ रह गया कि तुम शांति व्यवस्था सिर्फ स्थापित करो। कैसे कर लेगा जब किसी के हाथ में ना तो पैसा है ना ही पुलिस है उसके हाथ में, तो वो किस तरीके से वहाँ की प्रशासनिक दायित्वों को और शांति व्यवस्था को संभालेगा। इससे क्या हुआ कि इससे जो बंगाल का नवाब था वो अब एक नाम मात्र का शासक रह गया था। और ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी ये कुछ इस तरीके से थी कि जिसमें सारे अधिकार तो अंग्रेजों के पास थे और सारे उत्तरदायित्व नवाब के पास, यानी कि अधिकार किसके, अंग्रेजों के। और अगर कोई भी बात हो जाती है तो उत्तरदायित्व कौन हो गया, उसका, नवाब। तो ये थी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। अब जब अंग्रेजों को राजस्व अधिकार मिल गए, पुलिस मिल गई, पूरी न्यायिक व्यवस्था मिल गई, तो उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल को बुरी तरीके से लूटना प्रारंभ किया और उन लोगों ने सिर्फ अंग्रेजों का ही फायदा देखा। इस तरीके से जो भी वहाँ के व्यापारी थे, जो भारतीय व्यापारी थे और जो कृषक थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और उसी दौरान क्या हुआ कि 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल भी पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ आबादी भुखमरी का शिकार हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ कि 1772 में इस द्वैध प्रणाली को भी समाप्त कर दिया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली, यानी कि अब कोई भी बंगाल का नवाब नहीं रहा, ठीक है। और वहीं पर आप देखेंगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, तो फिर बंगाल का गवर्नर जनरल इसी वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपने पॉलिटी में मेरे साथ पढ़ ली होगी। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि बंगाल में किस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा था। इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो 1770 में द्वैध शासन प्रणाली को किसके द्वारा खत्म किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1772 में अच्छा द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब, 1765 में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई।
उसके बाद देखो अंग्रेजों के द्वारा जो बंगाल की दशा की गई लूटपाट करके, तो बहुत सारे लोगों ने इसके संदर्भ में कुछ कथन कहे हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब देखो क्या क्या कथन कहे हैं। तो बेशर्मी और लूट का काल किसने कहा है? परसिवल स्पीयर ने, ठीक है। नाम याद रखिए और क्या कथन उन लोगों ने अंग्रेजों के संदर्भ में या फिर बंगाल की दशा को देखकर किया है। तो बेशर्मी और लूट का काल। के.एम. पनिक्कर ने क्या कहा है? डाकू राज, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी इंग्लैंड की संसद में क्या कहा कि दुनिया की कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी भारत में कंपनी की सरकार। तो यानी कि ये लोग खुद मान रहे थे कि बंगाल में अंग्रेज जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। क्योंकि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद देखो मैकाले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसने भी एक बोली कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर कि सब कुछ ही असंगत है। ये मैकाले ने कहा, ठीक है। तो ये जो 1, 2, 3 और 4 है, ये चारों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आप चारों रट लीजिए। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे भारत में ब्रिटिश सेना का संस्थापक माना जाता है। तो ये माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि यही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो वो था मुखिया यही था, ठीक है। इसी ने सारी प्लानिंग बक्सर के युद्ध की थी, इसीलिए इसे भारत में ब्रिटिश शासक का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा? तो विलियम पिट ने। इसका नाम भी याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये किताब है जो कि पिछले ही किसी या तो यूपीपीसीएस 2022 में या फिर ये 2023 में पूछी गई है। किताब का नाम है रियाज उल सल्तिन, ठीक है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी के द्वारा। बड़ा नाम है, गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा लिखी गई है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये जो रियाज और सल्तिन किताब है, ये बंगाल में मुस्लिम शासन का पहला पूर्ण इतिहास है। यानी कि इसमें क्या है कि बंगाल में जो मुस्लिम शासक थे उनका पूरा इतिहास इस किताब में दिया गया है। कब से कब तक का इतिहास है? बख्तियार खिलजी से लेके और अंग्रेजों तक, ठीक है। बाद बाकी 1788 में ये किताब लिखकर पूरी की गई थी। तो मोस्टली यहाँ से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस आप ये याद रखिए कि रियाज उल सल्तीन जो किताब है वो गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी विजय पताका लहराई और वो यहाँ पर व्यापार करने आए थे और किस तरीके से शासक बन के बैठ गए। अब देखो इसी तरीके के काम अंग्रेज आगे करते चलेंगे, जहाँ पर कि वो मैसूर जीतेंगे, उधर वो मराठाओं से युद्ध करेंगे जाके। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।